हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ में चर्चा करने जा रहा हूं प्राचीन भारत का इतिहास उपेंद्र सिंह के साथ में। आज दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाषाण काल। लेक्चर नंबर 9 पाषाण काल के बारे में आज चर्चा करेंगे। यानी कि हमने स्रोतों वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अब हम चल रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि वो काल जिस काल में मनुष्य ने अपनी किसी भी लिपि का विकास नहीं किया था, उसका अपना कोई लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। उस काल के बारे में जानेंगे, क्योंकि उस काल के बारे में जानने का एकमात्र जो स्रोत हैं उसके द्वारा उपयोग में लाए गए उपकरण और विभिन्न प्रकार के जो सामग्री है वो सारी। इसीलिए इस काल को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड। तो सभी लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, क्योंकि इस पाषाण काल के खंड में हम दो तरह की चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक, सबसे पहले कि मानव का विकास कैसे कैसे हुआ, क्योंकि इतिहास की शुरुआत हो रही है। और दूसरा, उस मानव ने अपने जीवन में कौन कौन सी गतिविधियां की, किस तरीके से गतिविधियां की, उसके आधार पर इतिहास को कैसे कैसे डिवाइड किया गया, यानी कि पाषाण काल के तौर पर। ठीक है ना। तो इसके सभी पहलुओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए आप किसी भी लेवल पर आप बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इतिहास की जो शुरुआत होती है दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना कि जो हम पढ़ रहे हैं इतिहास की जो शुरुआत है वो हम मान के चलते हैं मानव जीवन, मानव के विकास के साथ हम वहीं से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इतिहास है किसका? इतिहास है मानव जीवन का, मानव जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का, मानव जीवन के सभी पक्षों के जो पहलू हैं, सभी पहलू हैं, जीवन के जो सभी पक्ष हैं उनमें होने वाली सभी घटनाओं का। यानी कि इतिहास राजा महाराजाओं का ही नहीं है, बल्कि सभी मनुष्यों का इतिहास है। इसलिए इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग बिल्कुल मानव विकास से। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, दो चीजों पर हम लोग इसमें फोकस करने जा रहे हैं इतिहास के अंतर्गत। जो पहला चैप्टर है इसमें ध्यान रखना, एक जो टॉपिक होगा वो होगा आपका मानव विकास, यानी कि मानव की कौन कौन सी प्रजातियां कब कब कहां कहां पर विकसित हुई थी, उनकी विशेषताएं क्या हैं। और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे आपका प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि ऐसा काल जिस काल में उसके पास अपनी कोई लिपि वगैरह नहीं थी। तो इसमें मूलतः हम जो शामिल करते हैं वो है आपका पाषाण काल, मूलतः। ठीक है ना। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे इन दोनों चीजों के बारे में कि कैसे कैसे इन चीजों की शुरुआत हुई, किस तरीके से हुई। ठीक है ना एवरीवन। तो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और इस क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अच्छे तरीके से। एक एक चीज, जैसा कि आप लोगों ने कहा था, सर इस क्लास को डिटेल में अच्छे से कवर करा दीजिए, क्योंकि उपेंद्र सिंह की बुक रियली में कोई साधारण ऐतिहासिक किताब नहीं है। वो एक अल्टीमेट किताब है जिसको पढ़ने के लिए आपको इतिहास आना चाहिए, जिसको समझने के लिए इतिहास आना चाहिए। यानी कि जिसको इतिहास आता है वही आपके उपेंद्र सिंह को पढ़ सकता है। अब इतिहास आता ही तो उपेंद्र सिंह पढ़ते ही क्यों? इसलिए मनोज सर ने यह कोशिश की है कि क्यों ना आपके लिए आसान कर दिया जाए। तो चलिए उसी आसानी के चरण में हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं वो ये है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि स्टडी IQ-IAS आप लोगों के लिए सितंबर का प्रतिज्ञा प्लस बैच लॉन्च कर रहा है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये जो बैच है वो अमृतसर के साथ शुरू हो रहा है। पिछली बार उन्होंने बैच स्टार्ट किया था, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी और बहुत अच्छा फीडबैक आप लोगों ने दिया सर के साथ में, क्लास के साथ में। इसीलिए और बच्चों की डिमांड थी कि उस समय वो उनके साथ में बैच स्टार्ट नहीं कर पाए थे, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला बहुत सारे बच्चों को। इसीलिए इस बैच की शुरुआत हो रही है, जो कि 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है बैच। ठीक है।
और इसके लिए फीस डिसाइड की गई है 24,999 रुपए। और एम के लाइव कोड यूज करेंगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ आपको सरप्राइज गिफ्ट भी मिल जाए, यानी कि 24,999 से भी कम हो सकता है। और इसमें प्रतिज्ञा इस बात की है कि प्री पास करने पर आपका पूरी फीस रिफंड हो की जाएगी। अब आप सोचोगे कि अगर हमको रुपए ना देने पड़े इसलिए हम आपको प्री ना पास कराएं, बेटा हम तो चाहते हैं कि सब लोग प्री पास करें, सारा रिजल्ट हमारे यहां से आए, हम तो चाहते हैं। इससे हमारी क्वालिटी और हमारी मेहनत की पहचान होगी। इसलिए हमने आप लोगों को एक मोटिवेशन के तौर पर इस कंसेप्ट को रखा है। और दूसरा आपको एक्स्ट्रा पॉइंट यह है कि आपको तैयारी में और ज्यादा मन लगे, आप और ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करें, इसलिए आपको हर हफ्ते 11,000 रुपए जीतने का मौका भी है टेस्ट सीरीज के थ्रू। टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करिए, टेस्ट सीरीज से आपकी तैयारी भी होगी। और अगर आप जो 37 टेस्ट होने हैं टोटल मिलाकर के 37 टेस्ट, उनमें से अगर 5, 6, 7, 8, 10, 5, 7 भी अगर टेस्ट क्वालिफाई कर गए तो 50-55 हजार रुपए आपके हो गए। और जिस दिन टेस्ट देंगे उसके शाम तक रिजल्ट आएगा और अगले दिन 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर। अब आप बताइए, फीस वापस, यही है प्रतिज्ञा प्लस। इसके अलावा एक तीसरी चीज और है, वो है सिलेक्शन किट। इसमें सोचिएगा आपके 18 किताबों का सेट जो आपको मार्केट से कहीं कुछ खरीदना नहीं है। बेहतरीन किताबें, बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेवल की, वो इसके साथ फ्री है। डायरी है, रजिस्टर है, पेन है, मार्कर है, एटलस है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। कैलेंडर वगैरह सब कुछ, जो टेबल कैलेंडर वगैरह होता है वो सारा कुछ इसमें है, प्लानर वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग। सोचिए उसकी कीमत ही 10-12 हजार से ज्यादा की उसकी कीमत है और 24,000 रुपए में आपका कोर्स मिल रहा है, वो भी आपको रिफंड कर रहे हैं। इससे बढ़िया प्रतिज्ञा क्या होगी यार। रिजल्ट निकालिए, पैसा वापस लीजिए और सिलेक्शन लेके जाइए। बस ध्यान रखना, मेरे साथ मेरी गाइडेंस में तैयारी करना है तो आप समझ सकते हैं, एम के लाइव कोड यूज करिए और 2026-2027 के लिए भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एडमिशन की लास्ट डेट 10 तारीख है और इसी वजह से मैंने, आपको पता है ना, उपिंदर सिंह और बेहतरीन किताबों का बेहतरीन चीजें मैंने आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसी पर्पस से की हुई है कि आपका एक एक क्वेश्चन आपके लिए काम आ सके, आपकी फीस रिफंड हो, प्लस 11,000 रुपए जीतने का मौका मिले। ठीक है ना। तो एम के लाइव कोड लगाना भूलना मत और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम है और ये मेरी मेल आईडी है जिस पर आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और ये टेलीग्राम बार कोड है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं, मैंने कहा था कि 2 चीजें, एक मानव विकास और दूसरा पाषाण काल की अवस्था है, पाषाण काल, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मानव विकास के बारे में बात करते हैं। मानव विकास को जानने से पहले इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के अब तक के बहुत सारे युग और ईपो काल का निर्धारण किया है, जिन्हें हम युग कहते हैं। और किस युग में कौन कौन सी चीजें हुई हैं, क्या क्या हुई हैं, उसको मैं थोड़ा समझाने देना चाहता हूं। उसके बाद आपको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। देखिए, इतिहासकारों ने, वैज्ञानिकों ने 4 युग की कल्पना की है, लेकिन ये वो धार्मिक युग नहीं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, वो कंसेप्ट नहीं है। ये आपके 4 युग हैं जिससे हम कहते हैं प्राथमिक युग, प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक, चौथा है चतुर्थक। ठीक है ना, चतुर्थक। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्राथमिक युग को हम कहते हैं पेलियोजोइक। क्या कहते हैं? पेलियोजोइक। आराम से नोट करते चलिए। दूसरे को कहते हैं मेसोजोइक, मेसोजोइक। तीसरे और चौथे दोनों को मिलाकर कहते हैं सेनोजोइक। सेनोजोइक, तीसरे और चौथे को मिलाकर के ही कहा जाता है। ठीक है ना, क्लियर है?
अब इसमें से जो चौथा जो कालखंड है, इस वाले कालखंड को, इसके 7 खंड और किए जाते हैं, 7 खंड। और वो 7 खंड ये रहे सेनोजोइक एरा के, ये रहा सेनोजोइक एरा। नूतन जीव महाकल्प कहलाता है, यानी कि ये वो युग हैं जिनमें अलग अलग युग में अलग अलग जीव जंतुओं का विकास हुआ था, उन्हें कहते हैं एरा। तो एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये। अब क्लियर हो गए कि किस युग में क्या क्या है, कैसे कैसे है, और कौन सा युग कितने साल पहले का है। तो जो इसमें सबसे पहला है पैलियोसीन, 8 करोड़ साल पहले का है, 8 करोड़ साल पहले। आदि नूतन इयोसीन कहते हैं 6 करोड़ साल पहले। अन्य नूतन, मध्य नूतन, अति नूतन, अत्यंत नूतन और नूतनतम, जो सबसे नीचे वाला है जिसे हम प्लेस्टोन कहते हैं, प्लीस्टोन, और यह कहलाता है प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन एंड प्लीस्टोन। और जो अत्यंत नूतनतम वाला जो है, ये वाला, ये सबसे लास्ट वाला प्लीस्टोन, इसी को हम एक और नाम और भी जानते हैं, इसी को होलोसीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोसीन भी कहा जाता है। यह लगभग 10 से 12 हजार साल पहले स्टार्ट हुआ था, 10 से 12 हजार साल पहले, यानी कि आपके हम कह सकते हैं तो नवपाषाण काल से थोड़ा सा पहले ही, उस समय। तो ये क्लियर हो गया एवरीबॉडी। और इनमें अलग अलग पीरियड में आपके मानव का विकास अलग अलग पीरियड में हुआ है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस में। तो पहले मैंने युग और इनका कंसेप्ट बता दिया, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, किस तरीके से है। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग आगे। सामान्य तौर पर आप अच्छे से जानते हैं कि मानव का जो विकास हुआ है वो कहते हैं कि एक कपि से हुआ है। किससे हुआ है? कपि से। मानव का विकास जैसे ये रहा आपका, कपि ही आगे जाकर के आधुनिक मानव बन गया, ठीक है ना। तो सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं मानव का विकास किससे हुआ? कपि। और कपि क्या था? बेसिकली इसी को कहते थे होमिनिड, होमिनिड कहते थे, होमिनिड, यानी कि मनुष्य और बंदर के बीच की एक कड़ी हम कह सकते हैं, बानर, चिंपांजी, उस टाइप का, ठीक है ना। और इसके बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी है कि मानव का विकास कपि से हुआ है, एक व्यक्ति हैं हक्सले, एक विद्वान रहे हैं हक्सले। हक्सले ने अपनी पत्रिका मानस पैलेस इन नेचर इन्होंने लिखी थी, उनकी पत्रिका थी इन नेचर, ठीक है, पत्रिका। और इस पत्रिका में उन्होंने अपनी बात कही। क्या बात कही? कि मानव और कपि दोनों में समानता है, मानव और कपि दोनों में समानता है, डीएनए और शारीरिक स्ट्रक्चर के बिहाफ पर भी। ये पहली बात कही, ठीक है ना। उसके बाद में एक व्यक्ति और आते हैं लीनियस, लीनियस, इनके नाम को और याद रखिएगा, लीनियस। ये कहते हैं कि जो आधुनिक मानव ही होमोसैपियंस है, ये कहते हैं आधुनिक मानव ही मानव ही होमोसैपियंस है। होमोसैपियंस बोले तो प्रज्ञ मानव, यानी कि जिसके पास बुद्धि थी, ये रहा होमोसैपियंस। यही आधुनिक मानव है, होमोसैपियंस, प्रज्ञ मानव है। ये बताई इन लोगों ने। तो 2 लोगों के नाम याद रहेंगे। मैं देखिए मेरी क्लास में आपको पहले भी बताया है,
एक मैं उन चीजों को उठा रहा हूं जो रियली में बच्चे आसानी से समझ नहीं पाते, और जब यहां से क्वेश्चन आते हैं तो उनके दिमाग हरे भरे हो जाते हैं। तो मैं उन टफ चीजों को बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए टू द पॉइंट इसको ढंग से पढ़िए, आपके काम आएगी। और एक बार पढ़ लेंगे तो किसी भी तरीके से कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बस ये उम्मीद करिए कि यहां से क्वेश्चन आए तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये एक स्टेटमेंट है। अब हम यहां पर बात करें तो हम यहां विकास क्रम को जानने की कोशिश करते हैं कि मानव का विकास क्रम, मानव का विकास क्रम। और मानव का जो विकास क्रम देखेंगे हम दो तरीके से देखेंगे, एक विश्व में और दूसरा भारत में। विश्व में और भारत में कैसे कैसे मानव का विकास हुआ है, किस तरीके से हुआ है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले जो घटना है, सबसे पहले नंबर 1, पहले जो घटना थी वो थी कपि की। कपि यानी कि वानर। कहते हैं कि लगभग 3.5 करोड़ साल पहले ये जंगलों में रहता था, पेड़ों पर रहता था। ये लगभग उस समय इसका ओरिजिन हुआ था, विकास हुआ था, सारी चीजें हुई थी। और ये कपि वानर बाद में जाकर के जंगलों या पेड़ों से बाहर निकला, बाहर निकला। ओके। और निकल करके जब आया तो सोचिएगा ये यहां पर 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक वो लोग जो मैदान में आ गए, पेड़ से उतर करके मैदान में आए, ठीक है ना, मैदान में आ गए। और एक जो जंगलों में रह गए, जो नहीं आए, रह गए। सभी तो आ नहीं जाएंगे, 2 तरीके से यह आपका काम हुआ था, ठीक है ना। ध्यान रखिए, जो मैदान में आए, जो जंगलों में रह गए, जंगलों में जो रह गए उस प्रजाति का नाम था, प्रजाति को कहा गया रामापिथेकस। क्या नाम रखा गया इनका? रामापिथेकस, ठीक है ना। जो जंगलों में रह गए और जो मैदान में आ गए उनका नाम क्या रखा गया? उनको कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पहले होमिनिड। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये प्रथम होमिनिड है। होमिनिड यानी कि होमिनिड जो होमिनिन से प्रथम होमिनिड जो जिनसे होमिनिन विकसित हुआ, इसी से ह्यूमन बीइंग विकसित हुआ है। होमिनिड यानी कि कपि, इसी से ये पहला होमिनिन बना है ये, यानी कि ये रहा। इसका मतलब था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब था जो सीधा चलने वाला है, जो कैसा चलने वाला है? सीधा। और किस युग में हुआ? बिल्कुल अत्यंत नूतन युग में। ये रहा जो मैंने बताया था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमिनिड ही लिखा हुआ है ना नीचे, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यही पहला होमिनिड है जो पैरों पर खड़ा होकर के चलना शुरू किया, वरना 4 पैर से चलने वाले जानवर थे ये। तो पहला मनुष्य कौन सा बना? ये रहा फर्स्ट, ये रहा पहला। बाकी तो रामापिथेकस अंदर रह गए। और ये लगभग माना जाता है कि ये लगभग 40 लाख साल पहले की घटना है, लगभग 40 लाख साल पहले की। ठीक है ना।
क्लियर है? लेकिन ये कहां पर ऑरिजिनेट हुआ था? ये हुआ था अफ्रीका में। ये अफ्रीका में पैदा हुआ, सबसे पहले अफ्रीका में डेवलप हुआ। क्लियर हो गया? अब आ जाइए इसके बाद में। इसके बाद में एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहीं पर नोट कर लीजिएगा। 2013 में अफ्रीका में नई मानव प्रजाति की खोज हुई है। की खोज, जिसको कहते हैं होमो नलेडी। होमो नलेडी कहा गया है। 3 लाख साल पहले इतना प्राचीन परम वो है। ये 2013 में खोज हुई है और इसका विकास हुआ था कि ये 3 लाख साल पहले यहां रहती थी अफ्रीका में। क्लियर है? ये ध्यान रखना। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया। दूसरा जो विकास हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में आया पिथिकैंथ्रोपस। पिथिकैंथ्रोपस, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ये दूसरा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में पिथिकैंथ्रोपस। इसी को कहते हैं होमो इरेक्टस। इसी को होमो इरेक्टस भी कहते हैं। इरेक्टस, होमो इरेक्टस का मतलब होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। इरेक्टस बिल्कुल झुका हुआ नहीं, बल्कि सीधा इरेक्ट हो गया, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। इसके अवशेष हमें जावा में मिले हैं। जावा सुमात्रा जानते हैं ना? जावा में अवशेष मिले इसके, इसीलिए इसे जावा मानव भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? जावा मानव। इसी के अवशेष चीन में मिले हैं। चीन में बीजिंग के पास, चीन के बीजिंग के पास एक जगह है जोकोडियन गुफा में। जोकोडियन गुफा, ठीक है ना? वहां से मिले हैं, इसीलिए इसे हम पीकिंग मानव भी कहते हैं। पीकिंग मानव भी कहते हैं। तो इसी को जावा मानव भी कहते हैं, इसे पीकिंग मानव भी कहते हैं, इसी को होमो इरेक्टस भी कहते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से बिल्कुल सीधा चलता है। ये देखेंगे तो ये रहा होमो इरेक्टस, बिल्कुल सीधी हड्डी चलने वाला। इसलिए मैं एक एक चीज को बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना? और इसी मानव ने, पीकिंग मानव ने ही, ध्यान रखना, पीकिंग मानव ने ही पहली बार इसी ने आग की खोज की। इस्तेमाल नहीं किया, आग की खोज कर दी। पत्थर से पत्थर रगड़ करके इसने आग लगा दी, इसे कहा गया। और इसके पिथिकैंथ्रोपस, इसके भी पहले जो एविडेंस मिले हैं अफ्रीका से मिले हैं, ध्यान रखना। उसके बाद आता है आपका तीसरा तीसरो कहते हैं नियंडरथल। ये रहा नियंडरथल मानव। इसे कहा जाता है बड़े सिर वाला, बड़े सिर वाला मानव कहते हैं इसको। और ये सबसे लास्ट में हुआ है। इसका जो पहला जीवाश्म है, इसका जीवाश्म हमें कहां से मिला है? जर्मनी की नियंडरथल घाटी से। इसलिए इसको नियंडरथल कहते हैं, जर्मनी की नियंडरथल घाटी से। नियंडरथल घाटी से, ठीक है ना? इसकी खोज किसने की? सी फूहल रोट ने। इन्होंने इसकी खोज की थी 1856 में।
ये रहे, याद रहेगा नहीं? इसका मतलब था कि इसमें वाणी केंद्र विकसित हो गया था। यानी कि अब ये चिल्लाता नहीं है, बाकायदा इसकी आवाज बनने लगी, इसकी आवाज बनने लगी थी बाकायदा, इसलिए इसको कहा गया। वरना जैसे अन्य जानवर चिल्लाते हैं, उनकी आवाज नहीं बनती है, वो चिल्लाते हैं हु हा ही, जैसे चिल्लाते गुर्राते कुछ भी करते हैं, लेकिन आवाज नहीं बनती, एक लय में नहीं आ पाती जैसे हमारी है। ये इनके यहां पर इस जगह पर विकसित हुई थी, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में आपका जो हुआ है चौथा, उसे हम कहते हैं होमोसैपियंस, प्रज्ञ मानव, सैपियंस। होमिनिन का एकमात्र जीवित सदस्य यही है। होमिनिन यानी कि मानव की जो नवीनतम प्रजाति है, होमिनिन का एकमात्र जीवित सदस्य, एकमात्र जीवित सदस्य, इसी को क्या कहा जाता है? प्रज्ञ मानव, बुद्धिमान मानव, बुद्धिमान मानव कहते हैं इसको, ठीक है ना। इसी के अन्य रूप भी हैं, अन्य रूप भी हैं जो अलग अलग जगह से मिले हैं। जैसे अन्य रूप में बात करें तो इसमें आप देखेंगे, नाम सुने होंगे, क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन इसी का नाम है, ठीक है ना। इसी के अलग अलग रूप हैं। चांसलेड, ठीक है ना, चांसलेड है, ग्रेमाल्डी है। ये अलग अलग जगह पर इनके थोड़े से अलग अलग नाम आपको मिल जाते हैं, ग्रेमाल्डी वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। यह माना जाता है कि इसका विकास, माना जाता है कि इसका विकास कैस्पियन सागर के पास हुआ था। कैस्पियन सागर के पास हुआ, माना जाता है। हुआ था नहीं हुआ था अलग बात है। उसके बाद ये 3 अलग अलग दिशाओं में चले गए थे, ठीक है ना। अब इसके जो पास हुआ, बाद में ये 3 दिशाओं में फैले। ये मानव जो है, बिल्कुल आधुनिक मानव, जो आपके क्या करेगा? आपकी नई बस्ती, नई सभ्यताओं का विकास करेगा, ठीक है ना। अब इस होमोसैपियंस के एविडेंस कहां कहां से मिले हैं? होमोसैपियंस के साक्ष्य, ठीक है ना। होमोसैपियंस के साक्ष्य अगर आप देखें तो पहला प्रारंभिक साक्ष्य मिला है आपके ओमो घाटी से। ओमो घाटी इथियोपिया, नंबर 1, इथियोपिया, ओमो घाटी, यहां से मिला। तंजानिया, लाइटोली, तंजानिया, लाइटोली, यहां से मिला। तीसरा अगर हम बात करें यहां पर, तो एक दक्षिण अफ्रीका में क्लासिस नदी, क्लासिस नदी के पास, इंडोनेशिया में इसी का एक भाग है, इंडोनेशिया का, इसी का, होमोसैपियंस का ही। इंडोनेशिया में इसकी नई प्रजाति मिली, उसका नाम है नई प्रजाति का होमो फ्लेरेसियस, होमो फ्लेरेसियंसस,
ये रहे, लगभग 60,000 साल पहले एक नई प्रजाति यहां पर मिली है। और उसके बाद मैंने बताया था कि ये 3 अलग अलग दिशाओं में फैल गए थे। तो 3 दिशाएं या क्षेत्र कौन कौन से बने? एक बना आपका, यही लोग चले गए यूरोप में, तो यही होमोसेपियंस यूरोप में कहलाए भूमध्य सागरीय। उनकी प्रजाति में थोड़ा बहुत अंतर आ गया तो क्या कहलाए? भूमध्य सागरीय। यही आ गए अफ्रीका और दक्षिणी भारत में, तो कहलाए नीग्रो। ये रहे, ठीक है ना। और इधर चले गए आपके पश्चिम एशिया में, और ये कहलाए मंगोलॉयड, मंगोल प्रजाति कहलाए, ठीक है ना। यानी कि 10,000 साल पहले जाकर के आपके जो अत्यंत नूतन युग है, अति नूतन, सबसे लास्ट वाला, उस समय इन्होंने संगठित होकर के रहना शुरू किया था। उस समय पर एवरीबॉडी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, कि कहां कहां से कैसे कैसे मनुष्य कहां पर आया, कौन सा विकास हुआ? हम जो लोग हैं ये सब होमो सेपियंस का ही फॉर्म है। इसका है होमो सेपियंस का। तो अब समझ में आ गया कैसे कैसे कहां कहां पर हमने किस तरीके से इसके एग्जाम्पल ढूंढे हैं, कहां कहां से हमने इस पर काम किया है। इसीलिए मैं चाह रहा था कि सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ लीजिए। अब हम इस पर बात करते हैं कि भारत में कहां हुआ। भारत में मानव विकास, भारत में कौन सा था, क्या था? तो पहली बात तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि भारत में मानव विकास के संदर्भ में मानव अवशेष बहुत कम मिले हैं। मानव अवशेष कम है, परंतु जानवर और पत्थर के उपकरण बहुत मिले हैं, ठीक है ना। तो मानव के अवशेष कम और जानवरों के अवशेष, पत्थरों के उपकरण बहुत आयत में मिले हैं, बहुत है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसका जो हम बात करें तो यहां पर ध्यान रखें कि भारत में मानव प्रवेश लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ, पहले शुरू हुआ मानव का प्रवेश, ठीक है ना। और इसके जो अवशेष मिले हैं वो भी ध्यान रखिएगा। इसके प्रारंभिक अवशेष वो मिले हैं हिमालय में। हिमालय की जो शिवालिक जो घाटी है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, वहां पर इनके अवशेष, और वहां पर इनके 3 चरण हैं। 3 तरह का मानव है। पहला मानव जो कहा गया है वो कहा गया है आपका रामापिथेकस, ठीक है ना। दूसरा शिवापिथेकस, और तीसरा कहा गया है ब्रह्मपिथेकस। ब्रह्मपिथेकस, और इन्हें संयुक्त रूप से कहा जाता है देववानर। इन्हें संयुक्त रूप में कहते हैं, रूप में देववानर कहा गया है। जो आपने कभी कभी कुछ फिल्मों में देखा होगा, बहुत बड़े बड़े बर्फीले जो कहा जाए कि बानर हुआ करते थे, बहुत लंबे चौड़े बर्फ के क्षेत्र में, विशाल,
सफेद रंग के, जिन्हें ओरिजिनल हनुमान कहा जाता है कि हनुमान वही थे, ऐसे ही थे। तो उस तरह की चीजें के एविडेंस जो मिले, सारी चीजें हुई, उससे उन्होंने 3 अलग अलग कैटेगरी के इनके नाम रखे, रामापितैकस, शिवापितैकस, ब्रह्मपितैकस, और इन्हीं को कहा गया देववानर। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इनके क्या एविडेंस है क्या नहीं है ये वो अब जाने। लेकिन हम जो मानव विकास के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इसका पहला साक्ष्य कहां से मिला है। इसका पहला साक्ष्य, पहली बात ध्यान रखिए, भारत में पहला साक्ष्य मिला है होमो इरेक्टस का। होमो इरेक्टस का पहला साक्ष्य, और उसी में निएंडरथल का मिश्रण भी था। इनका मिश्रण था, निएंडरथल का मिश्रण। ठीक है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत की। अकेले अगर इसकी बात करें अकेले, तो इसके एविडेंस मिले हैं अफगानिस्तान में। अफगान में एक जगह है जिसे हम कहते हैं लुईदुड़ी। लुईदुड़ी, वहां से इसके कुछ एविडेंस मिले हैं। लुई छुपी कह सकते हैं, लुईदुड़ी भी कह सकते हैं, वहां से। ठीक है ना। लेकिन ये जो मिश्रण का एविडेंस है भारत का पहला, तो ये मिला है मध्य प्रदेश, होशंगाबाद, बाद में हथनौरा में, हथनौरा गांव में। क्या मिला है? मानव कंकाल, मानव की खोपड़ी, मानव खोपड़ी। ठीक है ना। इसीलिए इसको नाम दिया गया नर्मदा मानव। नर्मदा मानव इसका नाम दिया गया। ठीक है ना। दूसरी खास बात क्या है, यहीं पर नोट कर लीजिएगा। यह मानव खोपड़ी है, यह एक स्त्री की है। ठीक है ना। किसकी है? स्त्री की। इसकी खोज कब हुई? खोज हुई आपकी 1982 में। किसने की थी? आप में से कोई बताएगा किसने की होगी? यह की थी अरुण सोनकिया ने। अरुण सोनकिया ने। ठीक है ना, स्त्री की। उसके बाद 1997 में हमें और मिली। 1997 में हमें कुछ हड्डियां और मिली। ठीक है ना। हड्डियां मिली, अन्य हड्डियां मिली। जो हड्डी मिली है वो कहां की है? कंधे की। हमारे कंधे की हड्डी मिली। ठीक है ना। उसके बाद में और आ जाइए, और क्या क्या मिला? नेतन जगह है वहीं पर, नेतन घड़ी, नेतन खेड़ी कहते हैं उसको, नेतन खेड़ी, और वहां से हमें जांग की हड्डी मिली। नेतन खेड़ी से। ठीक है ना, यहां से मिली। ये सब आपके एमपी में है। इसी समय एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पी राजेंद्रन केरल के एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं। पी राजेंद्रन, केरल में। ठीक है ना, केरला में। इन्होंने एक बेहतरीन खोज की, और वो थी विल्लुपुरम में। जगह है विल्लुपुरम। और यहां से इन्होंने जो एविडेंस फाइंड आउट किया है वो है शिशु का पूरा कपाल, पूरा शिशु कपाल प्राप्त किया है। और ये उसी मानव के हैं, उसी मानव के।
ठीक है ना, शिशु कपाल इन्होंने। एक और इंपॉर्टेंट खोज है जो आप लोग जानते भी होंगे, और वो है आपके वीएस वाकंकर। वीएस वाकंकर जानते ना, ये वही हैं जिन्होंने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की। भीमबेटका मध्य प्रदेश, गुफाएं खोजी, भीमबेटका की गुफाएं खोजी, वही पाषाणकालीन चित्र यहां से मिले हैं। चित्र हमें यहां से मिले हैं, ठीक है ना। उन्होंने क्या खोज की, यहां से इन्होंने मानव का जबड़ा भी खोजा है। मानव जबड़े की भी खोज की। ये रही। अब बताइए, ये सारी चीजें क्लियर प्रॉपर तरीके से? ये रहा वीएस वाकंकर का। तो ये है पूरा का पूरा एक मानव विकास की पूरी अवधारणा कि भारत में और वैश्विक स्तर पर मानव विकास कैसे कैसे हुआ, और यहीं से शुरू हो जाती है आपकी पाषाण काल की परंपरा। ये देखेंगे तो पाषाण काल यानी कि जब मनुष्य अपने उपयोग के लिए, भोजन के लिए, भोजन संग्रह के लिए और अन्य गतिविधियों के लिए पत्थर के टुकड़ों का उपयोग करने लगा, पत्थर को काट करके उसने उसका हथियार बनाना शुरू किया, तब वहां से शुरू होती है आपकी पाषाण काल की परंपरा, जिसे हम 3 कालखंडों में बांटते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। एवरीवन क्लियर है? तो आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, थॉरोली डिटेल में पढ़िए, और यही मनोज सर की क्लास की एक पहचान है। नो जोक, नो मजाक, ठीक है ना, सिर्फ पढ़ाई और आपका भविष्य। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपको मैं बताने जा रहा हूं सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन अगर मेरे ऑप्शनल बैच में आप एडमिशन लेकर के नहीं पढ़ेंगे तो फिर हिस्ट्री में इतने नंबर आपको लाएंगे कैसे? तो आप में से जो भी छात्र हिस्ट्री ऑप्शनल बैच ज्वाइन करना चाहता है तो जरूर आपको ज्वाइन करना चाहिए। 300 नंबर आराम से, 60% नंबर आराम से दिलवाने की मैं आपको एश्योर करता हूं। बहुत आसान तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। 14,999 रुपए फीस है। MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे, मेरा कोड, तो हो सकता है इसमें कुछ और भी डिस्काउंट, सरप्राइज डिस्काउंट आपको मिल जाए। ध्यान रखना, प्रतिज्ञा बैच हिस्ट्री ऑप्शनल जल्दी से स्टार्ट करिए। 10 तारीख से मॉडर्न इंडिया से मैं क्लास शुरू कर रहा हूं। ओके, मॉडर्न इंडिया यानी कि जीएस में, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, सभी जगह पर सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला टॉपिक। उसको ढंग से तैयार कर जाइए, बिल्कुल फिंगर टिप की तरह, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।